हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, ठीक है जी। आज तक यानी कि कल तक, सॉरी आज तक नहीं, कल तक आपका टोटल लेक्चर जो है वो 36 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पूरे सिलेबस के। ठीक है जी। रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जिन्होंने नहीं देखा है अभी भी टाइम है, वो देख सकते हैं। 3 से 4 दिन में सारा लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब अब बचा है आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 8 दिन यानी कि एक सप्ताह। अगर एक हफ्ते की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अब हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ एमसीक्यू करने वाले हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। नहीं जी, अभी तक हमारा जो था लेक्चर्स चल रहा था, एमसीक्यू चल रहा था अल्टरनेट डेज में। लेकिन अब हम जो है एक हफ्ते तक सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट के 3 दिन, ठीक है, वो हम करेंगे 100 क्वेश्चन का पूरा सेट। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग 45-50 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हर दिन इसी तरह से 45-50 क्वेश्चन के आसपास करेंगे और लास्ट के दिन 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। अब चलते हैं कहाँ क्लास में, शुरू करते हैं अपनी एमसीक्यू। देखिएगा, अगर आपको ये पीडीएफ और टेलीग्राम का पता नहीं पता है तो ये पीडीएफ के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका नाम है कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी। ऑलरेडी यहाँ लगभग 250 बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं। इसके बिहाफ में बस आपको ये करना है, इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि किसी भी कॉमर्स का एग्जाम के लिए आपको कहीं जाना ना पड़े। यहाँ सबकी तैयारी होगी, जैसे जो एमआरएस पीजीटी और एमआरएस अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं वो बने रहे हमारे साथ। जैसे ही रेवेन्यू इंस्पेक्टर खत्म होगा हम उसकी भी तैयारी शुरू करेंगे चैनल पर। ठीक है जी सर। चलिए अब उसके बाद है आपका व्हाट्सएप। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है आज का पहला सीरीज, 10 नहीं 01 पहला सीरीज जो होगा, जो क्वेश्चन से शुरू होगा। वैसे मैंने 10-12 वीडियो और डाल रखे हैं, लेकिन आज से जो है एमसीक्यू का तगड़ा वाला सीरीज शुरू होने वाला है। चलिए आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा और एक एक करके आराम आराम से आंसर भी करिएगा, हड़बड़ा के नहीं। कह रहा है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट रिगार्डिंग सेफ्टी एंड वेलफेयर एंड वर्क रिलेटेड इश्यूज आर रिजॉल्व। देखो, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब कोई वर्कर्स मैनेजमेंट में हिस्सा लेने की कोशिश करता है या पार्टिसिपेट करता है किसमें, मैनेजमेंट के डिसीजंस में। तो उसी तरीके से वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट जब मैंने पढ़ाया था उसमें 5 स्टेज बताए थे। कौन कौन सा सर? इंफॉर्मेटिव, कंसल्टेटिव, है ना, उसके बाद एसोसिएटिव, फिर होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और तब लास्ट में होता है डिसिसिव। ये 5 स्टेज था। पांचों स्टेज में ये जो स्टेज की बात कर रहा है, सेफ्टी और वेलफेयर वर्क रिलेटेड इशू जो सॉल्व किए जाते हैं वो बोलते हैं कंसल्टेशन। क्या बोलते हैं? कंसल्टेशन। आइए अब इसको इसको ध्यान से पहले पांचों का पांचों समझते हैं। देखिए दिया हुआ है इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन है जब वर्कर्स जो है सिर्फ और सिर्फ अपने व्यू बताते हैं और मैनेजमेंट देता है, मैनेजमेंट डिसीजन है, उसको इंफॉर्मेशन देता है। बस इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेटिव, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कंसल्टेटिव जो है, कंसल्टेटिव इंपॉर्टेंस जो होता है वो दूसरा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वर्कर्स के जाता है ना, समझ के उससे सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न जाते हैं और हेल्थ रिलेटेड कंसर्न पूछ जाते हैं और फाइनली डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट ही रखता है, लेकिन यहाँ कंसल्ट किया जाता है, एक एक इंसान से कंसल्ट तब उस पर डिसीजन लिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड कंसल्टेटिव और यही ऊपर पूछा गया था। एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है यहाँ यहाँ जो लेबर है वो मैनेजमेंट को मोरली बाउंड कर देते हैं कि भैया मेरा ये डिसीजन है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। और उसके बाद होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव में होता है मैनेजमेंट जो है वो 4-5 ऑप्शंस आपको दे देंगे, ठीक है, उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको वर्कर्स को या लेबर को एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन बोलते हैं। और लास्ट में होता है डिसीजन, बेस्ट होता है यहाँ वर्कर्स और मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो ये 5 पार्टिसिपेशन ऑलरेडी मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, इसको देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसी का क्वेश्चन है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर्स वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज द रोल ऑफ वर्कर्स काउंसिल नॉट जस्ट एडवाइजरी। सिर्फ एडवाइस देने का काम नहीं, बट मैनेजमेंट इज अंडर एन मोरल ऑब्लिगेशन के अंदर है, मॉरल ऑब्लिगेशन के अंदर है, एक्नॉलेज करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अनएनिमस डिसीजन ऑफ द काउंसिल। जो काउंसिल का डिसीजन होगा उसको इंप्लीमेंट करना उसका ड्यूटी बन जाता है, मोरल ऑब्लिगेशन जाता है।
इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, है ना जी। चलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा हुआ है, इसको काट दीजिएगा, ये गलत है, आंसर हो जाएगा एसो, क्या होगा? एसोसिएट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है विच द एडवांटेज ऑफ इंसेंटिव पेमेंट्स आर। अब इंसेंटिव पेमेंट लोगों को मिलता है सर, बिल्कुल मिलता है। तो उसका क्या बेनिफिट्स? देखिए उसका बेनिफिट्स क्या ये है, पहला वाले बात है, क्या बोलता है, ईज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन। नई मशीनों की शुरुआत करने में आसानी। भाई नई मशीनों को शुरुआत करने में पहले रहने, तो ऑनर का काम है और इंसेंटिव वर्कर्स को मिलता है। तो भैया न्यू मशीन से इसको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन जिसमें जिसमें उसको हटा दीजिए, ये भी गया और ये भी गया, यानी कि ठीक है, ये वाला चला गया। दूसरा बोलता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। हाँ ये बात बिल्कुल है कि अगर अच्छा इंसेंटिव मिल रहा होगा तो आपका जो मशीन है, जो इक्विपमेंट है, उसको वर्कर्स अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कह रहा है रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। ये भी बात बिल्कुल सही है कि वो एब्सेंट जो है वो कम करेंगे, है ना, दैट इज रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म और टर्नओवर। डी कह रहा है इंक्रीज कर देंगे स्क्रैप को। ऐसा क्या है, जब उसको इंसेंटिव मिलेगा तो वो वैसे ही हरकत क्यों करेंगे कि स्क्रैप आपको बढ़ा देंगे? गलत है, आंसर इज बी एन, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड, बी एन सी। आई क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। कह रहा हु कॉइन्ड द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग किसने दिया? तो सिडनी वेब और बिट्रस वेब ने इसको, इस टर्म को लेके आए हैं, ठीक है। आई चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्या कहता है, ध्यान से समझ। कह रहा है इन रियल टर्म्स द वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हैज फेल्ड इन इंडिया। सही बात है, वर्कर डब्ल्यूपीएम का जो है कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में, मतलब फेल कर गया है। कह रहा देयर इज अ लैक ऑफ एटीट्यूडनल चेंज, multiplicity of unions and absence of procedures to find a sole bargaining and organization। ये कह रहा है कि भैया दृष्टिकोण में बदलाव की कमी, यूनियनों की बहुलता और किसी संगठन में एकमात्र सौदेबाजी एजेंट को निर्धारित करने की प्रक्रिया का अभाव है। ये बिल्कुल सही है, मतलब ए भी, एस और आर दोनों करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है और रीजनिंग भी उसी के बारे में बोल रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है वो भी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको घुमाने की बात कर रहा है, कोई थोड़ा घुमाएगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। जो कौन सा ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन का नहीं है? तो कनेक्टेडनेस, मतलब आपको संयुक्तता, ये तो बात करता है भाई, कनेक्ट करने की बात करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो ये तो है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। कलेक्टिव विजडम, ये भी है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है, ये भी जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन का काम है। ये तीनों ऑब्जेक्टिव है, पूछा है कौन सा नहीं है, तो नहीं है इज नन ऑफ द अबव, कोई भी इनमें से जो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अगर आप इसको देखें तो अगर आप जब भी आपको कोई ऑप्शन में ऐसा दिख जाए ना, तो नॉट को काट दीजिए और नन को काट दीजिए, तो क्या बचेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये चेक करने का तरीका है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ऑप्शन में नन दिया है, नन को काट दीजिए, ऊपर नॉट को काट दीजिए, तो पता बचा जो है, यानी कि सारा का सारा सही है। तो इसमें मेरा ऑप्शन बिल्कुल नन ऑफ द दीज, नन ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। कैन आइडेंटिफाई द मेजर एक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब भैया भाई साहब मेजर एक्टर कौन है? तो भैया एम्प्लॉयर भी है, यूनियन भी है, गवर्नमेंट भी है, ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए ये अप्रोच का क्वेश्चन है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा जी। ये अप्रोच का क्वेश्चन है, ठीक है। अप्रोच क्या कह रहा है? that the authority rests solely with the management with no right to anyone to challenge in the basis of। हाँ भाई साहब, ये जो अप्रोच है ना, कह रहा है कि अथॉरिटी ऐसा जो सिर्फ आप अकेले अपने काम करे, कोई भी अदर जो है वो काम ना, मतलब डिसीजन ना ले, दैट इज कॉल्ड आपको यूनिटरी अप्रोच, जहां पे सेंट्रलाइजेशन अप्रोच काम करता है। एक ही लोग होगा जो डिसीजन लेगा। जैसे अगर इकोनॉमी की बात करें, चाइना और जर्मनी ऐसी इकोनॉमी थी जो हिटलर था, वो अकेला का शासक था, तानाशाह। इसको बोलते हैं यूनिटरी अप्रोच, जहाँ पे मैनेजमेंट सारा डिसीजन है और वर्कर्स को इन्वॉल्व नहीं करता, इसको यूनिटरी अप्रोच कहा जाता है। चलिए उसके बाद है 9। द बैलेंस ऑफ पावर इज नॉट वेस्टेड विद एनी वन ग्रुप, रादर इट इज मेंटेन्ड बिटवीन द पार्टीज टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन। को कहा जाता है
सिस्टम अप्रोच। क्या कहा जाता है? सिस्टम अप्रोच। क्यों भाई, क्यों सिस्टम अप्रोच? क्योंकि बोल रहा है भाई साहब ऐसा है, हाँ इसको एक मिनट, क्या कह रहा है? द बैलेंस ऑफ पावर इज वेस्टेड विद एनी वन ग्रुप, रादर इट इज मेंटेन विद द पार्टीज टू इंडस्ट्रियल, ओ सॉरी, इसको प्लूरास्टिक अप्रोच कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, तो प्लूरास्टिक, क्योंकि पार्टी और के बीच में मेंटेनेंस की बात कर रहा है, मतलब ये मिक्स्ड अप्रोच की बात कर रहा है। इंडिया वाला इकोनॉमी की बात कर रहा है कि भैया दोनों का दोनों क्या है, मिक्स्ड अप्रोच है। तो दैट इज मिक्स्ड अप्रोच को प्लूरास्टिक अप्रोच हम लोग कहते हैं, जहां पे मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों मिलकर काम करते हैं। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट को क्या माना गया है? तो भाई साहब कॉन्फ्लिक्ट, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग थॉट्स है, थॉट्स अलग है, तो अब फिर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो इट इज, ये क्या है? ये प्लूरास्टिक अप्रोच है। सॉरी फॉर दैट, सिस्टम के लिए। चलिए ये देखिए, ये आ गया आपका सिस्टम अप्रोच। मैं आंसर सॉरी पहले ही बता दे रहा हूं, that the behavior, actions and role of individual are primarily shaped by the cultures of the society is the basic assumption in the system approach। देखो, बिहेवियर, एक्शन इंडिविजुअल का जो है वो शेप किया जाता है, जहां ट्रेनिंग दी जाती है ना, जहां सिस्टमैटिक तरीके से काम करा जाता है, वो अप्रोच को सिस्टम अप्रोच कहा जाता है। और यही है पहले शेप करने का काम करता है। और कल्चर्स ऑफ सोसाइटी कहने का मतलब है आसपास के एनवायरनमेंट, बिजनेस का एनवायरनमेंट की बात कही जा रही है, तो बोला गया क्या? सिस्टम अप्रोच। क्या बोला गया? सिस्टम अप्रोच। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्या कह रहा है? अ सेल्फ द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी रेफर्स टू, मतलब स्वयं पूर्ण भविष्यवाणी का तात्पर्य क्या है? खुद सेल्फ फुलफिलिंग कह रहा है क्या? ए सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर स्टीरियोटाइप्स। हाँ, सेल्फ फुलफिलिंग थ्योरी यही होता है कि अपनी मतलब देखो, सेल्फ बोलते हैं ना, अपनी अवधारणा खुद बना लेना, ठीक है, अपनी परसेप्शन खुद बना लेना, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। होता है जब आप किसी ग्रुप को देख के उसका जजमेंट करते हो, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। बात समझ में आई? जी सर। तो आंसर क्या होगा? सेल्फ फुलफिलिंग थ्योरी प्रोफेसी का ये सिचुएशन जहां पे कोई इंडिविजुअल अपने स्टीरियोटाइप के बेस पर जो है जज करता है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्या कह रहा है? When managers provide employee with a regular feedback, it can help reduce perceptual errors and enhance। इसको enhance करेगा? तो देखिए, अगर मैनेजर्स हमेशा एम्प्लॉय के साथ रेगुलर फीडबैक में रहता है, और वो रिड्यूस क्या एरर्स और इनहेंस क्या करेगा? इनहेंस करेगा कम्युनिकेशन की, बातचीत जो होगी ना, वो कम्युनिकेशन जो होगी, बातचीत वो अच्छी हो पाएगी, है ना, अगर वो हमेशा फीडबैक उससे लेते रहेगा। तो आंसर हो जाएगा सी। देखिए उसके बाद क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस इन परसेप्शन कैन लीड टू। अच्छा, क्रॉस कल्चरल जो डिफरेंस होगा वो क्या लीड करेगा बताइएगा? वो मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि दो अलग अलग कल्चर अगर एक साथ काम करेंगे, का दोनों के बिहाफ में अलग अलग परसेप्शन होता है, की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। When individuals engage in perceptual defense, they are likely to, क्या बोलेंगे भाई? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि जब कोई इंडिविजुअल एंगेज रहता है परसेप्चुअल डिफेंस में, जब व्यक्ति अवधारणात्मक रक्षा में संलग्न होते हैं, तो उसकी संभावना होती है किस चीज के लिए? क्या एक्नॉलेज और एड्रेस पोटेंशियल प्रॉब्लम? नहीं, कह रहा है डिनाई और डिस्टॉर्ट इंफॉर्मेशन दैट थ्रेटन्स देयर सेल्फ स्टीम, मतलब ऐसी जानकारी को स्वीकार करना या विकृत करना जो उनके आत्मसम्मान को खतरे में डालती है, को बोलते हैं इंडिविजुअल एंगेज में परसेप्चुअल डिफेंस करना, है ना, कि भैया खुद सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर बात आ गई तो दिक्कत वाली बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर होगा बी। आइए, which of the following is not a perceptual error commonly found in the organizational behavior। कौन सा परसेप्चुअल एरर नहीं है? परसेप्चुअल एरर मतलब परसेप्शन बनाना, है ना, गलती, परसेप्शन वाली गलती। तो कौन सा परसेप्शन वाली गलती नहीं है? प्रोजेक्शन करना किसी को गलती है, हाई हिंडसाइट बायस करना ये भी गलती है, सेल्फ सर्विंग बायस ये भी गलती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव जजमेंट आप करते हैं तो ये परसेप्चुअल बायस नहीं, ऑब्जेक्टिव जजमेंट होता है कि किसी भी उद्देश्य को बनाना और उस बेसिस पर उसको जज करना। जैसे इंडियन आइडल वगैरह में जाते हो तो वहां पे सबको परफॉर्मेंस के बाद जज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव जजमेंट। ठीक है, आपसे अच्छा सिंगिंग करोगे तो अच्छा जजमेंट मिलेगा, खराब करोगे तो खराब, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव जजमेंट। चलो 21 क्या कह रहा था? ऑडिटर अपॉइंटेड इन द नेक्स्ट कैजुअल वैकेंसी होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट
नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वो होल्ड करके रखेगा अगर ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है कैजुअल वैकेंसी में। कैजुअल वैकेंसी वो वैकेंसी होती है जहां कंडीशंस क्या होता है, या जब वो रिजाइन कर दे, कि डेथ हो जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, छोड़ के चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। अब 22 का क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आइए, एग्जाम्पल्स ऑफ कैजुअल वैकेंसी आर वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू, किसकी वजह से भाई साहब, कैजुअल वैकेंसी तीनों की वजह से होगा, रेजिग्नेशन की वजह से भी, डेथ की वजह से और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, ऑल ऑफ दी अब ये बात तो मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, बोला ना पहले। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इफ नो ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग, अगर एनुअल जनरल मीटिंग में कोई ऑडिटर्स को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, देन द डैश में अपॉइंट ए पर्सन टू फिल द वैकेंसी, कौन इसको ये करेगा, तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट भी हाथ डालेगी। अगर कंपनी भी नहीं कर रहा है और एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे हाथ डालेगी और वो अपॉइंट कर देगी ऑडिटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। फेलियर टू गिव नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग द कैजुअल वैकेंसी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन ऑफेंस पनिशेबल विद द फाइन, हु इज द फॉलोइंग आर द पर्सन ऑन हुम सच फाइन कैन बी पोस्ट। देखो यार, नोटिस देना है, कैजुअल वैकेंसी अगर कर दिया हो तो गवर्नमेंट को नोटिस दो, अगर गवर्नमेंट को नोटिस नहीं दे पाए तो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये किसको मिलेगा, अगर पनिश मिलेगा तो भैया कंपनी को मिलेगा और उसके ऑफिसर्स को मिलेगा, और किसको मिलेगा, है ना। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में आओ, कह रहा है who may appoint an auditor in casual vacancy arising due to the resignation of auditor। अगर ऑडिटर का रेजिग्नेशन होगा तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, क्या कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो कैजुअल वैकेंसी में तब करेगा जब ये के दे के जाएगा, क्या क्या किसी वजह से, यहाँ करेगा कौन, कंपनी करेगी जनरल मीटिंग में, कंपनी मतलब शेयर होल्डर्स करेंगे, ठीक है। अगर ध्यान समझो, हु मे अपॉइंट द ऑडिटर इन कैजुअल वैकेंसी, रेजिग्नेशन जब होगा तो रेजिग्नेशन के केस में जनरल मीटिंग में क्या होगा भैया, अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन अगर डेथ वेथ हो गया, कुछ हो गया, तो तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कौन सा मेथड का हम यूज करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। सारा मेथड, सुपर प्रॉफिट, वेटेज और एवरेज, ये ऑल ऑफ दी अबव सारे का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। Which of the following factors is not affecting the goodwill of a company। तो भैया लोकेशन ऑफ कंपनीज कस्टमर, देखो यार मेरे को लग रहा है यही कंपनी का कस्टमर भाई का सब क्यों इंपैक्ट करेगा, है ना। कंपनी के कस्टमर से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है गुडविल को, यही होगा इसका सही आंसर। आई क्वेश्चन नंबर 28, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, पर नहीं एवरेज प्रॉफिट, सी आंसर होगा इसका, सी कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज गुडविल, गुडविल क्या होता है बताओ तो भाई, इतना तो इजी चीज है, बताओ क्या रहा है, क्या एन एसेट रिप्रेजेंटिंग द रेपुटेशन एंड ब्रांड वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। ये बात बिल्कुल सही है, यही तो है गुडविल, जो किसी ब्रांड वैल्यू, बिजनेस के ब्रांड वैल्यू को और रेपुटेशन को बताता हो, दैट इज गुडविल। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30, हाउ गुडविल इज टिपिकली वैल्यूड, गुडविल को किस वैल्यू पे ये किया जाता है, तो भैया गुडविल का वैल्यू लगाया जाता है फेयर मार्केट वैल्यू में। क्यों, क्योंकि सपोज करो आज आपकी कंपनी 4 करोड़ की है और उस मान लो एसेट आपका 4 करोड़ का है और आपकी कंपनी का वैल्यू 5 करोड़ है, मतलब आपको 1 करोड़ एडिशनल मिल रहा है, दैट इज गुडविल। तो आज 1 करोड़ है, क्या आप बताओ 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू 1 करोड़ ही रहेगी गुडविल की, कि बढ़ेगी, सर बढ़ेगी। इसीलिए फेयर मार्केट वैल्यू जो उचित बाजार मूल्य है उसके हिसाब से आपकी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा थ्योरी वाई इट इज अज्यूम्ड दैट, क्या थ्योरी वाई किसके लिए, सर एक्स थ्योरी जो था वो नेगेटिव के लिए, थ्योरी वाई पॉजिटिव के लिए। तो बोल रहा है रिक्वायर स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल, नहीं बिल्कुल गलत बात है। प्रेफर रूटीन एंड मोनोटोनस टास्क, नहीं बिल्कुल नहीं। हैव ए नेचुरल एवर्जन ऑफ वर्क, नहीं। ये तीनों एक्स थ्योरी की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा क्या, डी होगा आंसर, कि आर कैपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ मोटिवेशन। वाई थ्योरी जो है खुद में सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ मोटिवेशन के लिए काम करती है। एक्स थ्योरी होता तो नेगेटिव सारी चीजें, वाई थ्योरी है तो पॉजिटिव सारी चीजें, तो ये पॉजिटिव चीज है डी, इसलिए आंसर है। अब आ जाओ क्या रहा है, ये देखो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थ्योरी रिलेशन एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई थ्योरी के रिलेशन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। कह रहा है
देयर आर टू सेपरेट थ्योरीज विद नो कॉमन एलिमेंट्स। तो ये तो गलत बात है भाई, अलग अलग थ्योरीज नहीं थी, एक ही के अंदर है। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई रिप्रेजेंट टू एंड ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ मैनेजमेंट बिलीफ। बिल्कुल सही आंसर ये है कि भैया जो थ्योरी एक्स है वो सारे के सारे नेगेटिव बात करते हैं कि भैया वर्कर्स जो होंगे लेजी होंगे, काम पे नहीं आ पाएंगे, है ना, खुद मोटिवेट नहीं रहेंगे। और वाई थ्योरी कहता है खुद मोटिवेट रहेंगे, खुद ही काम पे आएगा, सब टाइम पे काम करेगा। तो इसीलिए एक्स और वाई थ्योरी जो है टू एंड से स्पेक्ट्रम किसका, मैनेजमेंट बिलीफ का। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 में आइए, क्या कह रहा है, द अर्ज थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, भाई साहब रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट थे कौन, क्लेटन अल्डफर, है ना, इन्होंने अर्ज थ्योरी को बताया। अब अर्ज थ्योरी किसका एक्सटेंशन है, मास्लो की नीड हायरार्की का। इसका फुल फॉर्म होता है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। है ये याद रखना, पूछ दिया जाएगा। चलो कह रहा है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप फोकस्ड ऑन, किस पे फोकस करता है बिहेवियरल थ्योरी, क्या इफेक्टिव लीडर्स कौन है इस पे, या व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव लीडर्स हैड इस पे, या हाउ आइडेंटिटी इफेक्टिव लीडर्स इज इस पे, या व्हाट इफेक्टिव लीडर्स डिड। देखो ये कि भैया कौन प्रभावी नेता है इससे कोई मतलब नहीं है, प्रभावी नेताओं में क्या विशेषताएं इससे मतलब नहीं है, प्रभावी नेताओं की पहचान कैसे करें ये भी नहीं पता, प्रभावी नेता ने क्या किया। कि बिहेवियर थ्योरीज में ये देखा जाता है कि जो नेता हैं उन्होंने क्या किया सबके लिए। तो ये आंसर होगा डी। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है which leadership style tends to centralized authority and make an unilateral decision। centralized authority मतलब क्या, ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, है ना, क्योंकि सेंट्रलाइज मतलब एक ही लोग है, हिटलर वाला, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है टू मैनेज इट टू फोरकास्ट and plan to organize to compound to coordinate and to control, this definition was given by, भाई साहब ये definition जो है वो फेयोल साहब का है, हेनरी फेयोल ने ये definition किया है। चलिए फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, भाई साहब ये तो पता है कौन कौन बताओ तो, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का सर ये भी आई थिंक हेनरी फेयोल ही है ना, हेनरी फेयोल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द कंट्रोल सिस्टम, पूरा किसी भी संगठन के नियंत्रण प्रणाली का किस पर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो इंटरनल सिस्टम है ना, कंट्रोल हम कर सकते हैं इंटरनली मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन बाहर की चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल कोई झगड़ा हो जाए, कुछ एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हो जाए, तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहा जाता है स्केलर चेन। हाईएस्ट अथॉरिटी से लोवेस्ट अथॉरिटी तक जाना इसको बोला जाता है स्केलर ऑफ चेन। जो आपका किसका है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल हेनरी फेयोल में ये बताया गया है। चलिए उसके बाद कह रहा है स्टडी रिलेटेड टू द फिक्सिंग द वर्क आवर विद द रेस्ट पीरियड टू रिकूप द एनर्जी व्हाइल परफॉर्मिंग। थोड़ा काम करते करते अगर थक गया तो भैया 5 मिनट का ब्रेक लो और उसके बाद फिर एनर्जी ले लो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है फटीग स्टडी। क्या बोला जाता है, फटीग स्टडी। क्या आ जाओ कह रहा है द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय व्हिच प्रिंसिपल इज फेयोल हाइलाइटेड दिस स्टेटमेंट। देखो ये स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा है क्या स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि किसी संगठन के हितों को किसी एक व्यक्तिगत कर्मचारी के हितों के ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब कोई एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है तो हटा दो, उसको कम दो, पहले ऑर्गेनाइजेशन का बात करो। तो ये बात कर रहा है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में, भाई किसी एक इंटरेस्ट को छोड़कर जनरल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या बोल रहा है कि डिसएडवांटेज क्या है, तो भैया धीमी निर्णय लेने की क्षमता। सर क्या बात कर रहे हो, यही है क्या, जी बिल्कुल इस डिसेंट्रलाइज में होती है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, टेंशन होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, बिल्कुल सही है। बाकी एम्प्लॉय एनहांस्ड एम्प्लॉय बिल्कुल, इंप्रूव कम्युनिकेशन बिल्कुल, कॉस्ट सेविंग भी, तीनों सही है। चलिए तो इसका आंसर ये हो गया। कह रहा है which organizational structure is known for its flexibility and adaptability to change environments। कौन सी संगठनात्मक संरचना बदलते परिवेश के प्रति अपने लचीलेपन और अपने अनुकूलन क्षमता के लिए जानी जाती है, इसको बोलते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर, है ना,
फ्लैट स्ट्रक्चर मतलब चौड़ा, जितना ज्यादा काम लोग जितना ज्यादा फंक्शन में डिवाइड रहेगा उतना ज्यादा काम होगा, और ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बताइए क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? क्या फिजिकल लेआउट ऑफिस का है? नहीं, फिजिकल लेआउट इसको थोड़ी बोलते हैं। द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अरेंज इट एम्प्लॉइज एंड रिसोर्स, एम्प्लॉय और रिसोर्सेज आप कैसे अरेंज करते हो, इसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, कह रहा व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, क्या है भाई ऑर्गेनाइजेशनल इसका मेन पर्पस? क्या टू शो द फिजिकल लेआउट, फिजिकल लेआउट से ऑफिस को दिखाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट टू डिस्प्ले द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, के लिए बैलेंस शीट है सर, छोड़िए। टू रिप्रेजेंट द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया किसी संगठन की औपचारिक संरचना का प्रतिनिधित्व करना, ये हो गया इसका आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है जी, लीजिए आज हमने 45 क्वेश्चंस किया, मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले दिन फिर नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।